नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री फेयर क्लासेस के फोर्थ लेक्चर में। जी हाँ, चैप्टर फोर्थ की बात कर रहे हैं जिसमें हम एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं सॉइल सैंपलिंग और उसके प्रोसेस के बारे में, ये कैसे काम करता है और ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में, सॉइल पीएच के बारे में, हर एक चीज जो है हम इसमें जानने वाले हैं कि सॉइल जो है सैंपल हम क्यों कलेक्ट करते हैं और जो भी आपको देखने को मिल रहा होगा ये टूल्स, इसका क्या यूजेस है और आगे वाले आने वाले जो भी हमारे मिनट्स है उसमें हम एक एक चीज जो है वो डिफाइन करने वाले हैं कि कैसे हम जो है सॉइल पीएच को कलेक्ट करते हैं, कैसे ये वर्क करता है और क्यों जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन पे चल देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट समझने की बहुत जरूरत है। अभी के समय में जो है वो सभी को, जो अभी बात करें सॉइल टेस्टिंग की, उसके सॉइल हेल्थ के बारे में, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। और इसकी मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि अगर आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड होता है तो आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से। और ये जो है ईयर बाय ईयर आपको क्या करना है, ये अपडेट कराते रहना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके फेजेस के। हम 4 फेजेस में जो है ये सक्सेस होता है, तो हमें समझना है, स्ट्रिक्टली जो है इसे हम फॉलो करना है। सबसे पहला है हम अपना कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल, मतलब कलेक्ट करना है सॉइल सैंपल, उसे एनालिसिस करना है सॉइल सैंपल को कि किसमें कितना पीएच है। एक्चुअल में जो सॉइल सैंपल है उसका मेन पर्पस होता है सॉइल की हेल्थ की जांच करना। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस देखेंगे, रिकमेंडेशन देखेंगे। रिकमेंडेशन का कहने का मतलब ये है कि सॉइल क्या एसिडिक है, बेसिक है, तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। मतलब ऐसा बात कर लेते हैं तो सॉइल का जो है हेल्थ है उस पर पूरा डिपेंड करता है। उसके साथ साथ जो है प्रॉब्लम को भी हम समझेंगे। कॉमन जो है फार्मर के पास जो छोटा सा, मतलब छोटा क्या बोलते हैं, छोटा सा लैंड भी होता है तो वो इग्नोर कर देते हैं, बड़ा बड़ा वाले लैंड में भी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत कम आइडिया होता है इसके बारे में कि कैसे सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं, टेस्टिंग कहाँ होता है, ये प्रॉफिटेबल प्रैक्टिकल बेनिफिट्स कैसे मिलता है। और सबसे बात ये है, सबसे मजेदार बात ये है कि सॉइल सैंपल के बारे में मैक्सिमम फार्मर जो है वो नहीं जानते हैं, वो कराते ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि कहाँ से जो है सैंपल कलेक्ट होता है और ये क्यों कराना चाहिए, क्या है बेनिफिट, ये सब नहीं जानते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इसके कलेक्शन सैंपल के बारे में। कलेक्शन सैंपल के बारे में, सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। तो जो आपको ये फिगर देखने को मिल रहा होगा, हालांकि ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डिटेल में कि ये फिगर को क्या ध्यान में रख करके सैंपल को कलेक्ट करना है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इसके चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, सॉइल सैंपलिंग जो है वो कलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या टास्क देखना पड़ेगा। आपको जो है फ्यू ग्राम्स, मतलब हल्के से जो है आप कम से कम ग्राम में कलेक्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, मतलब आधा केजी 1 केजी नहीं लेना है, मतलब कि 100 ग्राम जो है वो काफी है। और वो कलेक्ट करने के बाद ही जो है वो डिटरमाइन करने जाते हैं, उसके फर्टिलिटी रेट चेक की जाती है कि क्या आप जो मिट्टी में पौधे उगा रहे हो या फिर उगाने वाले हो तो वो कितना वैल्यूएबल है, कितना फर्टिलिटी है उसके अंदर है। इसके लिए जो है एक्चुअल में ये चेक किया जाता है। इसके बारे में हम समझेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं इनफॉर्मेटिव वर्सेस वेरिएशन के बारे में। लेवल हम देखेंगे पहले फील्ड का कि एक कंपोजिट जो है हम तैयार करने वाले हैं, 4 से 5 हेक्टेयर जो है वो सैंपल इनफ होता है हमें कलेक्ट करने के लिए। तो ये सबसे पहले आपको मैं ये वेरिएशन समझा देता हूँ। सेपरेट जो कंपोजिट सैंपल जो है वो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्लोप, कलर, टेक्सचर, क्रॉप ग्रोथ, अनयूजुअल स्पोर्ट्स और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है वो सब ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में जो है वो सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, वो तो आगे की बात हो गई कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्या नहीं कलेक्ट करना है और क्या चीजों को इग्नोर करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो है फर्टिलाइज्ड प्लॉट, रिसेंटली फर्टिलाइज्ड प्लॉट मतलब कि हाल ही में जो है वो फर्टिलाइजर्स वगैरह आपने ऐड किया है, कोई खेत को आपने क्या किया है, जुताई की है और उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड किया है, तो उसका सैंपल हम नहीं लेंगे। अब बताओ आप ही कि जिसमें हमने ऑलरेडी फर्टिलाइजर मिला दिया है, अगर वहां से अगर हम सैंपल लेते हैं तो क्या होगा, वो तो अच्छा ही दिखेगा ना। ऑफ कोर्स जो पुराने वाले जो प्लॉट है जो खाली है तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा। दूसरा जो है हमारा बंड्स, बंड्स वगैरह जो है वो चैनल्स वगैरह है, वहां से कभी नहीं लेना है सैंपल, क्योंकि उसमें तो पानी वगैरह जाते हैं ना बंड्स में। बंड्स में क्या होता है, पानी के सैलाब निकलते हैं, तो यहाँ वैसे भी लीचिंग होता है, वहां पे पानी के ऊपर से वैसे भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है, तो ये सैंपल बिल्कुल नहीं ले सकते, इसको भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। और ऐसे अनयूजुअल जो जगह है वहां से हम सैंपल को कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे जगह जहाँ पे वहां पे कभी खेती नहीं हुई, वो एक साइड ही है, जैसे वाल के साइड सटा हुआ जो है वो एरिया को हम जल्दी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जोत नहीं हो पाती है। उसके बाद जो है वो ट्रैक्स वगैरह जो होते हैं, चलने वाले जो रास्ता होते हैं, ठीक है,
जैसे मान लो जैसे ये लाइनिंग है खेत के बगल में जो बाउंड्री है, जो ट्रैक्स जिसको जब मतलब एक पैड़िया कहो अपने भाषा में, वो वाले जगह पे नहीं काउंट करना है। या फिर कुएं के बगल में अगर कोई जगह है, ठीक है, कुएं के जो बगल में जो जगह है मतलब मिट्टी है, वहां से मिट्टी कलेक्ट नहीं करना है। पेड़ के बगल के आसपास जो है वो भी कलेक्ट आपको नहीं करना है। और कैटल डंग्स वगैरह, जैसे मान लो कि गाय वगैरह आप पाल रहे हो, पशु वगैरह जो पाल रहे हैं, वो उसके जो डाउ डंग्स वगैरह होते हैं, वो जो वहां पे जो वेस्टेज होते हैं जहाँ पे रहते हैं, वहां से भी कलेक्ट नहीं करना, क्योंकि वहां जो होता है हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू, मतलब आपको भी पता है कि काउ डंग कितना इंपॉर्टेंट होता है एक फर्टिलाइजर को बनाने के लिए, तो ऑलरेडी वो फर्टाइल ही होगा जमीन, तो उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। और ऐसे जगह जहां पे लोकेशन जो मतलब या तो वो गड्ढा है, ठीक है, या तो वो बहुत ज्यादा जो है वो ऊंचा बॉन्ड्स बने हुए हैं, उसको भी इग्नोर करना है। प्लेन सरफेस को हमें करना है कंसीडर, ठीक है। आप समझोगे सभी कुछ नहीं कर दिया है तो हाँ किस चीज में करेंगे, कि किस चीज को कंसीडर करना है, तो आगे आपको बता देते हैं। आपको पहले क्या चीज की जरूरत होगी, आपको इस टूल की जरूरत होगी, ठीक है। इन सब टूल की जरूरत होगी। ये टूल्स क्या है, सैम्पलिंग टूल्स वगैरह। सैम्पलिंग टूल्स में क्या आता है, सबसे पहले स्पीड। स्पीड को हम क्या कहते हैं, खुरपी या खुरपा, ठीक है। इसकी हम यूज करेंगे सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। दूसरा जो हमारा है ट्यूब, ये ट्यूब टाइप का जो होता है वो मॉइस्ट करने के लिए, वो रोटेट रोटेट करना होता है, इसके हैंडल को पकड़ करके राउंड 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 उससे निकाले जाते हैं। या फिर अगर हार्ड है हमारा सॉइल तो हम इसका स्क्रूअर का यूज करेंगे, ठीक है। ये हार्ड वाले जो सरफेस होते हैं वहां के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। उसके अलावा हमें यूज करना है स्केल। स्केल बहुत नेसेसरी है। स्केल इसलिए आप रैंडमली भी निकाल सकते हो, लेकिन स्केल से जो है वो मेजर करते हैं हमें कितना डेप्थ तक निकालना है, तो ये स्केल जो है आपको लगाना है। उसके बाद आपको प्लास्टिक का बकेट ले लेना है, या फिर आप कोई डब्बा वगैरह भी चूज कर सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक बैग को लेना है, क्योंकि कलेक्ट करते हैं आप जो भी सैंपल वो इसमें ही आप रखोगे, ठीक है। वाटर प्रूफ आपको एक मार्कर चाहिए। मार्कर इसलिए चाहिए कि आपको प्लास्टिक पे आप लिखोगे कि किस खेत का जो है सैंपल है, कितना है और कहाँ का है, ठीक है। अलग अलग आप सैंपल एक बार कलेक्ट कर लोगे, सभी अलग अलग तरीके से। मैं आगे बताऊंगा कि किस वे में आपको कलेक्ट करना है। और ये प्लास्टिक बैग में आपको जो सॉइल रखना है, वो ऐसा नहीं है कि आपने कहीं एक जगह से जो है वो ये मिट्टी गया और यहाँ से हम डिग कर लिए, खोद करके निकाल के वापस से इस बैग में डाल दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या है कि अलग अलग जगह से आपको ये कलेक्ट करना है, ठीक है। आगे हम समझ लेंगे इसकी डेप्थ के बारे में कि कितना डेप्थ, इतना गहरा कितना रहेगा, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि फील्ड क्रॉप्स में 10 से 20 सेंटीमीटर जो है वो डेप्थ होनी चाहिए। रूट ग्रोथ जोन जो होता है हमारा एक्चुअल में इतना ही, 15 से 20 सेंटीमीटर यूजुअली जो होता है वो इनफ है, ठीक है। इतना होना चाहिए। उसके बारे में हम पार्श्व क्रॉप के बारे में 10 सेंटीमीटर तो हम ले ही लेते हैं। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि वो जो होता है वो फर्टिलिटी रेट जो है उसमें शो नहीं करेंगे, ठीक है। डीप रूटेड क्रॉप जैसे कि शुगर केन, कॉटन और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 80 से 100 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर आप आइडियल मान सकते हैं। कि मतलब सॉइल सैंपलिंग के लिए जो है वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो है वो अलग अलग भी वैरी करता है। ऐसे जो आपको मैंने बता दिया है कि रैंडमली जो है आप 10 से 20 सेंटीमीटर नॉर्मल आप सीरियल क्रॉप्स वगैरह के लिए आप ले सकते हैं। लेकिन जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसके रूट्स क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, तो उसकी डेप्थ जो होती है वो ज्यादा होती है। इसलिए आपको क्या करना है, 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में लेना है। 90 सेंटीमीटर आप कंसिडर कर सकते हैं। और हाँ, स्केल का जो है यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आपको पता चल पाएगा एक्चुअल जो है वो डेप्थ। आगे बढ़ते हैं, आप समझ लेते हैं कि टाइम और मेथड ऑफ सैंपलिंग। मेथड ऑफ सैंपलिंग कहने का मतलब ये है कि कौन सा मेथड होता है सैंपलिंग करने का, सही तरीका क्या है। तो टाइम ऑफ सैंपलिंग जो है, आप प्लांटिंग या फिर सोइंग से पहले आप इसको करेंगे, क्योंकि पहले आप करेंगे तभी तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप फर्टिलाइजर जो है मिला सकते हैं। या फिर इस मिट्टी का अगर खराब है तो आप, अगर लाइम इसमें ज्यादा है या एसिडिक है, तो इस सबको आप क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको पहले करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम समझ लेते हैं। तो सिंगल क्रॉप जो है वो 1 से लेके 3 साल के बीच में जो होता है। इंटेंसिव 2 to 3 क्रॉप्स जो है वो एवरीवेयर क्या होता है, फर्स्ट क्रॉप होता है। मतलब मान लो कि सिंगल जो है आपका यहाँ पे एक क्रॉप है, ठीक है। एक क्रॉप है जो आपने लगाया है। फिर दूसरा क्रॉप जो है वो यहाँ पे आपने लगाया है। ये फर्स्ट फर्स्ट ईयर का क्रॉप है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का क्रॉप है। उसके बाद जो है आप इसे रिपीटेटिव मोड में अगर डालते हो सेकेंड ईयर भी, और इसे फिर भी रिपीटेटेड मोड पे डालते हो
थर्ड ईयर में, ठीक है। तो इसका सॉइल का जो लेवल है, सॉइल का जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या होगा, वो डिग्रेड होगा, क्योंकि इसमें अलग तरीके का कोई खाद नहीं मिले, अलग तरीके का कोई भी इसमें मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हेल्थ जो है वो पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें ध्यान देना है कि हर बार जो है, हर साल जो है आपको क्रॉप रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्रॉप रोटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें हम दोनों चीज बात कर रहे हैं। पहला चीज जो है वो हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप, दूसरा जो हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, एग्रोनोमी क्रॉप, ठीक है। दोनों टाइप के क्रॉप्स की हम बात करके चल रहे हैं इसमें। तो अब हम जान लेते हैं कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग क्या है, ठीक है, सैम्पलिंग करने का सही मेथड क्या है। तो ग्रेडेड सॉर्ट जो है वो ईरर नहीं हो, मतलब सॉइल सैंपल जो है वो आपका गड़बड़ नहीं हो, खराब नहीं हो, इसलिए हमें क्या करना है, जिगजैग मेथड को करना है, जिगजैग मैनर में हमें क्या करना है, इसे लेना है सॉइल का सैंपल। मैं आगे आपको बताऊंगा डिफरेंट वे में कैसे जिगजैग, जैसे आप देख सकते हैं ये जिगजैग 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 तो आपको दिख ही रहा है इस तरीके से, लेकिन एक्चुअल में एक खेत में हम आप बताएंगे कि आपको जिगजैग तरीके से लेना है, तो कैसे आप सैंपल लोगे, ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि 10 से 25 सैंपल जो है आपको एक कंपोजिट को सैंपल को क्या करना है, मिक्स करना है। और किस टाइप का सैंपल निकालना है, मान लीजिए कि ये आपका, मैं बता देता हूँ, ये आपका खुरपा का हैंडल है, ठीक है, हैंडल है, और ये आपका रहा खुरपी, ये आपका खुरपी रहा, ठीक है, देख सकते हैं इस टाइप का ये खुरपी रहा। तो ये खुरपी से ना आपको क्या करना है, भी शेप लेना है, भी शेप में आपको क्या करना है, सैंपल को कलेक्ट करना है, और उसे निकाल करके एक आप ये कर सकते हैं, बास्केट ले सकते हैं, ठीक है, बकेट या बास्केट कुछ भी ले सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, या फिर कोई डब्बा वगैरह ले ले, प्लास्टिक ही ले ले, उसमें आप कलेक्ट कर ले। और उसकी जरूर तरीके से ये ध्यान रखें कि आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, कौन से एरिया से कलेक्ट किया है, आप ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक ही जगह से आप बार बार कलेक्ट कर ले, ठीक है। 0 से लेके 15 सेंटीमीटर जो है वो रिक्वायर है, 2.5 सेंटीमीटर जो है वो मोटी स्लाइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 ग्राम ले ले, 2 ग्राम ले ले, पतली सी ले ले, डस्ट ले ले, ऐसा नहीं है, ये चीजों का आप ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं प्रोसेस, सॉइल सैंपल का साइज कैसा होना चाहिए। तो आपको मैंने ही पहले ही बताया था कि कैसे सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सैंपल जो हमने कलेक्ट किया है वी शेप वाले सैंपल में, उसे क्या करना है, सारा को एक जगह लेके आ जाना है, चारों तरफ से, मान लीजिए कि ये चार तरह से हमने ले लिया है जिगजैग वे में, और ये सैंपल्स को क्या करना है, मिक्स करना है। अब पहले प्लॉटिंग की बात आए थे, मान लो कि ये आपका खेत है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर खेत है, स्क्वायर बहुत कम ही होता है खेत, रेक्टेंगुलर खेत है। तो जिगजैग वे कैसे होगा, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग, ऐसे। तो एक सैंपल यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, छठा यहाँ से, ऐसे करके ले लेना है। मतलब एक एक मान लो इस इंड से आपने लिया है, तो दूसरा मिडिल वाले होगा, फिर तीसरा इस लोअर इंड से होगा, चौथा कहीं रैंडमली जगह, ये रैंडम वे से हमें क्या करना है, सैंपल को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद हमें एक जगह इकट्ठा करना है, उसे क्या करना है, हमें सही तरीके से मिक्स करना है। जो बड़े बड़े बल्कि बल्कि जो पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसे क्या करना है, हमें तोड़ना है। छोटे छोटे जो होता है हमें क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है 4 पार्ट में। उसके बाद क्या करना है आपको, अब मिला देने के बाद जो है वो आपको थोड़ा थोड़ा जो क्या करना है, दो साइड से हमें छाट दे रहा है। उसके बाद जो हमें मिलेंगे 500 ग्राम जो है, 500 ग्राम जो है सॉइल को क्या करना है, फिर से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जो है हमें एक सीट पे रखना है, एक क्लॉथ कपड़े पे रखना है, ठीक है। वॉल्यूम को रिड्यूस करना है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इस चीज का जो है आप ध्यान रखेंगे, रिड्यूस द वॉल्यूम विदाउट लूजिंग द रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी आप वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे हैं सैंपल में, फाइनल स्टेप जो होता है आपका, पॉलीथीन बैग में आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैगिंग कर देना है। टैगिंग करेंगे तो आप इस पे क्या करेंगे, लेबल लगा देंगे, लेबल लगा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि आपका प्रोसेस क्या है, फुल प्रोसेस। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, टैगिंग बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। तो एक सेकेंड, आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में सैंपलिंग के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा। लैब के लिए मैं सही से बता देता हूँ कि आपने एक ओवन या फिर ड्रायर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये मान लो एक ओवन है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक पैलेट ले लेना है और उसमें हीट करना है इसको, ठीक है, हीट करना है। और ये सैंपल को रखना है कम से कम वापस से ठंडा होने के लिए। आप 20 से 30 घंटे के लिए रख सकते हैं इसको, ठीक है, सही रिजल्ट आने के लिए, क्योंकि हीट बहुत जरूरी है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं सॉइल प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। सॉइल प्रिपरेशन के बारे में, इसके स्टोरेज के बारे में कि स्टोर कहाँ से करना है, कैसे करना है, आइडियल हीट क्या होना चाहिए, और किस चीज को जो है हम इग्नोर करने वाले हैं। तो सॉइल सैंपल प्रिपरेशन के लिए 2.6 स्टोरेज क्या है ये, ठीक है। सैंपल प्रिपरेशन के लिए आपको बता दें कि स्प्रेड ऑन प्लास्टिक थिक ब्राउन पेपर, ठीक है। एक शेडी एरिया में जो है आपको पेपर को खोलना है, रिमूव कर देने हैं उसके स्टोन्स, रूट्स, लीव्स और कोर्स कंसिडरेशन, ब्रेक लम्स, जो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, जो मैंने पहले बताया वो चीजें लिखा हुआ है। मैंने बता देता हूँ कि जो बड़े बड़े लम्स जो होते हैं या फिर ढेला जिसको बोलते हैं, वो सबको साइड कर देना है। पत्तियां जो है, सूखी पत्तियां, टहनियां, वो सबको क्या कर देना है, हटा देना है, ठीक है। उसके बाद क्रश करना है अच्छे तरीके से उसको। उसके बाद क्या करना है, सीप करना है। सीप का मतलब क्या होता है, छानना। छन्नी आप जानते होंगे, ऐसे छन्नी जो हो गया डॉट 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 जिससे हम आटा चालते हैं, उस टाइप का छन्नी से क्या करना है, थोड़ा मोटे छन्नी होते हैं, इसे हम क्या करेंगे, छान लेंगे, ठीक है। 2 mm जो है वो सीव ले लेना है। उसके बाद मटेरियल को डिस्कार्ड कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, हमें एनालिसिस के लिए जल्दी से जल्दी डाल देना है, ठीक है। स्टोर करना है आपको पॉलिथीन बैग्स में, प्लास्टिक कंटेनर में। उसके बाद टाई कर देना है प्रॉपर्ली टैग से, ठीक है। आपको वार्निंग जो है वो बड़े साइन में दिख रहा है कि आपको क्या नहीं करना है, सन ड्राइंग जो है वो बिल्कुल ही नहीं करना है। सन ड्राइंग प्रोहिबिटेड है, क्योंकि आइडियल एयर ड्राई के लिए आपको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 20 से 60% ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड है। मतलब ज्यादा अगर आप सुखा दोगे, मैंने आप ओवन में बताया, ज्यादा अगर सुखा दोगे, ड्राई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो कि दो सिंपल है मिट्टी के, ठीक है। दो सैंपल है, एक जो है बहुत ज्यादा वेटी है, ठीक है, गीला मिट्टी है, और एक बहुत ज्यादा ड्राई है। ड्राई कर दोगे तो इसके अंदर के पूरे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल ही रखना है, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है 20 से 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। बेनिफिट्स जो है, इंफॉर्मेशन बेनिफिट्स क्या क्या है। जैसे मान लो जब किसी फार्मर के लिए आप क्या कर रहे हो, फार्मर के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो पहला जो है क्या करोगे, फार्मर का यहाँ पे आप नाम लिख दोगे, कुछ भी हो सकता है, फार्मर का नाम जो है वो यहाँ पे आप लिखोगे। दूसरा क्या है, आपको एड्रेस लिख देना है फार्मर का, ठीक है। उसके बाद आपको डेट ऑफ सैंपलिंग लिख लेना है, सैंपलिंग डेप्थ लिख देना है, प्रीवियस क्रॉप कौन सा क्रॉप लगाया गया था पहले वो लिख देना है, फर्टिलाइजेशन जो है हिस्ट्री लिख देना है। उसके बाद फ्यूचर क्रॉप प्लानिंग, अगर मान लो कि पहले आपने व्हीट लगाया है, उसके बाद यहाँ पे आपको शुगर केन लगाना है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि बेनिफिट्स फार्मर को क्या क्या मिलने वाला है, आपको अलर्ट करना है डिफिशियंसीज वगैरह से, टॉक्सिक न्यूट्रिएंट्स से आपको ये बताना है। इसमें आप जब भी आप सैंपल कलेक्ट करते हो तो किस टाइप का मिट्टी है वो आप बता दोगे फार्मर को। मान लो कि बोलो कि ये चीज की कमी है इसमें, ये एसिडिक हो गया है, ऐसा आप बता सकते हो। तभी वो प्रोब्लेमेटिक सॉइल को क्या करेंगे हम, रिक्लेमिनेशन। रिक्लेमेशन का मतलब होता है सुधार करना, मतलब खराब चीज को हम क्या करते हैं, सही करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है रेशनल फर्टिलाइजर इनपुट्स आप बताओ कि क्या कितने मात्रा में कितना आप मिलाओगे तो आपका मिट्टी जो है वो ठीक हो जाएगा। मतलब मतलब हम बात कर लेंगे रिक्लामिनेशन के बारे में, ठीक है। रिक्लामिनेशन जो होता है वो प्रोब्लेमेटिक सॉइल को सही करने के लिए होता है। यील्ड जो है वो ऑब्जर्व करना है परसेंटेज में कि कैसे यील्ड जो है हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा इसमें, ठीक है। ये प्रिसाइज फर्टिलाइजर जो है वो रिकमेंडेशन क्यों करना है ये आपको मैंने बता दिया है, क्योंकि ये पता होना चाहिए फार्मर को कि हमारे मिट्टी में किस चीज की कमी है। ऐसा नहीं है कि हम जो मन किया वो हम लगाते जाए क्रॉप, और वो फर्टिलाइजर डालते जाए तो जिसकी रिक्वायरमेंट अगर मान लो, रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पे 1 हेक्टेयर में जो है रिक्वायरमेंट अगर आपको 10 kg की है, तो अगर आप नहीं चेक करोगे, आप डाल दोगे 50 kg, तो क्या होगा, या तो वेस्ट हो जाएगा या फिर हार्मफुल होगा उसके खेत के लिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। आगे हम जान लेते हैं इसके पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था। हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है हमारा है पीएच। पीएच क्या होता है, किसी भी मिट्टी का या पानी का, या आपने पीएच बहुत बार सुना होगा, केमिस्ट्री वाला जो टर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इससे हमें क्या पता चलता है, हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन में पता चलता है कि लेवल क्या है हमारे मिट्टी का। ये बहुत जरूरी है। 7 जो होता है हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 7 से कम जो होता है हमारा क्या होता है, एसिडिक। और 7 से ज्यादा जो होता है वो हमारा होता है एल्कलीन, या फिर आप बेसिक भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे H प्लस आयन जो है वो इंक्रीज होते रहता है, ठीक है। और पीएच क्या होता है, डिक्रीज जो होते रहता है। तो आपको ये चीजें ध्यान देना है कि किस टाइप का सॉइल है, क्योंकि इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। जब भी आप मेजर करते हो हाइड्रोजन आयंस और
हाइड्रोक्साइल आयन जो आप कंसंट्रेशन चेक करते हो तो एसिडिटी और अल्कलिनिटी ही चेक होता है, तभी आपको पता चलता है कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल को कैसे रिक्लेमेशन करना है, मतलब कैसे ठीक करना है, ठीक है, इस पे ही पूरा डिपेंड करता है। तो ये आपको स्किल जो है वो याद करना होगा कि 7 से कम का एसिडिक होता है, 7 से ऊपर 14 तक के बीच का क्या होता है, बेसिक होता है या फिर अल्कलीन सॉइल होता है। तो अब हम जान लेते हैं इसका मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स आपको समझना पड़ेगा कि क्या है पीएच का मैथमेटिक्स। तो आपको बता देते कि स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है, पीएच इज द निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी पीएच का अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप बोल सकते हो पीएच इज द निगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन। ठीक है, बोल सकते हो। तो लॉग स्केल का रूल क्या है, पीएच क्या निगेटिव लॉग स्केल कैसे दिखाता है, तो एक यूनिट जो है वो चीज में 10 फोल्ड होता है चेंज इन एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको हो सकता है कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, तो उसमें भी आप लिख सकते हो, क्योंकि सॉइल पीएच को मेजर करने के लिए जो है पीएच मीटर जो है वो पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। और एक्यूरेट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या यूज में लेना है। ठीक है, यूज में लेने के लिए हमें बता देता हूँ कि ये कैसे चेक होगा। मान लो कि आपका जो आप मीटर जो आप लगा रहे हो, पीएच मीटर जो है आपका स्केल है, आपका मीटर है, या फिर ये आपका एक क्या होगा, बीकर हो गया, इसमें हम डाल दिए एक रॉड डाल दिए। ठीक है, रॉड से ही हम चेक करते हैं ना। तो ये जो है वो मीटर हो गया आपका, और ये रीडर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, बीकर हो गया। बीकर में हम क्या डाल दिए, रॉड डाल दिए, रॉड जिससे पीएच चेक होता है। तो इससे हम पहले क्या करेंगे, हम ये चेक करने से पहले कैलिब्रेट करना होता है। कैलिब्रेट, कैलिब्रेट का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत जगह नहीं बताया जाएगा, लेकिन आप जब भी लैब में इंटर करते हो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, क्लीनिंग का। लैब को आपको क्या करना है, स्ट्राइल करना है, स्ट्राइल से ही क्लीनिंग होता है, स्ट्राइल। स्ट्राइल या फिर आप कह सकते हो इसे हमें क्या करना है, हमें ले लेना है सबसे पहले स्टरलाइजेशन के लिए। ऐसा जैसे मान लो कि हम सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं, अल्कोहल वगैरह जो होता है जो आपको लैब में देखने को मिलता है, उससे जो क्या करना है, हमें क्लीन कर देना है। ठीक है, स्पीड से भी क्लीन किया जाता है, तो उस चीज को पहले क्लीन कर देना है। कैलिब्रेट करना है, कैलिब्रेट कैसे करते हैं, तो कैलिब्रेट करने के लिए हमारा एक सॉल्यूशन आता है, उसको क्या कहते हैं हम, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको हर जगह नहीं बताया जाएगा। बफर सॉल्यूशन जो है होता है, उससे हम क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, जो हमारा ये न्यूट्रल ही होता है बफर सॉल्यूशन, जो वो नेचुरल तरीके से भी पहले किया जाता था, लेकिन इसका अब क्या आता है, इसका टैबलेट आता है, सॉल्यूशन आता है या फिर टैबलेट आता है, बफर टैबलेट करके आता है। इसको आपको इसमें मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए रीडिंग कर देना है, थोड़ी देर के लिए मिक्स करके अच्छे तरीके से और रीडिंग के लिए डाल देना है रॉड को। जब आप न्यूट्रल हो जाएगा, दिखा देगा आपको न्यूट्रल, उसके बाद क्या है, वापस से आप टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाओगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो है एक्यूरेट करोगे तो कैसे आपको एक्यूरेसी आएगा, जब तक आप एक एक्यूरेसी नहीं लाओगे इंडिकेटर्स में तो कैसे पता चलेगा कि पीएच लेवल क्या है। पीएच जो है, पीएच 6 हैज 10 टाइम्स मोर एच प्लस आयन देन 7। तो 6 जो है वो आपको काउंट कर लेना है, pH 5 हैज 100 टाइम्स मोर देन H प्लस देन 7। तो 7 जो हमारा न्यूट्रल है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। जब भी थोड़ा सा कम होता है या थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वो सही होता है, बहुत ज्यादा अगर डिफर करता है, एक दो स्केल जो है आपका ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो ऑफ कोर्स जो है वो ज्यादा डिपेंड करेंगे कि कैसे हम इस चीज को ठीक करें। ठीक है, अब हम इसके समझेंगे क्या चीज के बारे में, कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल क्या है सॉइल का, ऑर्गेनिक कार्बन जो है हम कैसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको चार चीजों का ध्यान देना है। पहले जो है हमारा ये सॉइल है, प्लांट्स जो है उसके रेसिड्यू रिटर्न में सॉइल बनता है, सॉइल से CO2 रिलीज होता है, उससे एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से वापस से प्लांट, फोटोसिंथेसिस होता है, टिश्यू जो है कन्वर्ट होता है, मतलब कन्वर्जन होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। ये क्या होता है, नॉर्मल सा साइकिल है, लाइफ साइकिल कह सकते हैं कि एक प्लांट का जो है वो ये होता है। तो एयर जो है आपका, जो है आपका लाइफ जो है वो आपको ध्यान देना है कि किस टाइप का कौन सा सॉइल है, जो मतलब आप लिविंग सिस्टम में आप समझते हो कि कैसे प्लांट का मतलब कि कौन कौन से प्लांट का क्या लाइफ साइकिल है, क्योंकि सभी प्लांट्स का अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में ही आप देख लेते हो कि सभी का अलग अलग लाइफ साइकिल है, कोई 100 साल जीता है, कोई 300 साल जीता है, इस टाइप का। ठीक है, तो लार्जेस्ट पोर्शन जो होता है कार्बन, और मतलब कार्बन हमारे अर्थ पे जो है सबसे बड़ा जो होता है वो पोर्शन इस चीज का होता है, जो इम्पैक्ट करता है सॉइल के हेल्थ पे। तो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कंडीशंस को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चर रोल में क्या चीज की जरूरत है, किस चीज का इम्पैक्ट कितना पड़ता है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। कार्बन साइकिल और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो होता है
ये ज्यादा फैक्टर नहीं करता है कॉमन। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि आ, आपको मैंने कार्बन के बारे में बताया। कार्बन क्या होता है? जो भी जलने वाली चीजें हैं वो कार्बन होता है। कार्बन का जो कंपाउंड होता है बहुत ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर चीजें में कुछ भी जलाओ वो काली ही होती है, वो कार्बन बनता है। कार्बन जो होता है हमारे सॉइल में जाती है, सॉइल में अगर कार्बन जाती है तो वो बेनिफिट ही होता है। ठीक है। अब हम जानते हैं इसके फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में। फिजिकल बेनिफिट्स के बारे में हम समझ लेते हैं। प्रमोट स्ट्रक्चर एंड टिल्थ स्टेबिलिटी, इंप्रूव एडिएशन। एडिएशन मतलब क्या होता है? इंप्रूव मतलब होता है सही करना। एडिएशन होता है कि मान लो कि ये हमारा रूट है, ठीक है, ये स्टीम है और ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है हमारा, इस तरीके से प्लांट है। तो ये एडिएशन, मिट्टी जो है, मिट्टी में ज्यादा पानी अगर एब्जॉर्ब करते हैं, ये एडिएशन का वैल्यू हम चेक करते हैं कि कितना एडिएशन है, पानी कितना ले रहा है। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं एडिएशन जो है वो कम होता है तो सही तरीके से पानी नहीं ले पाता है। इरोजन जो है वो, सॉइल इरोजन जो है वो रिड्यूस करता है। केमिकल और बायोलॉजिकल बेनिफिट्स अगर हम समझ लेते हैं तो फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट जो है होल्डिंग कैपेसिटी इसमें ज्यादा होता है। ठीक है। तो मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक कार्बन होता है तो वो बहुत ज्यादा क्या होता है? हेल्पफुल ही होता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। CO2 फॉर्मेशन होता है और नेट लॉस ऑफ कार्बन हो जाता है। तो यील्ड इंप्रूव करने के लिए जो है वो आपको SOC यानी कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बढ़ाना होगा। ठीक है। मतलब आप एक फर्टिलाइजर में ही एक टर्म सुनोगे, एक चीज होता है हमारा, मैं आपको बताता हूँ, उसे कहते हैं एनिमल एनिमल वेस्ट। ठीक है। एनिमल वेस्ट क्या हो गया? हमारा काउ डंग हो गया। दूसरा क्या होता है? ब्लड। इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये टर्म आपको एग्रोनॉमी में ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो हमारा जो वेस्टेज जो हमारा बोन्स वगैरह होता है उसके फर्टिलाइजर बनते हैं। जो एनिमल का बोन जो होता है उसको क्रस्ट करके भी बनाया जाता है, फिश वगैरह का भी बनता है फर्टिलाइजर। ठीक है। अब हम जान लेते हैं इसके मैनेजमेंट और प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है। सी सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, इसमें गोल क्या है हमारा? SOC लेवल को रिड्यूस, कार्बन लॉस करने का क्या मतलब, एक्चुअल में इनहेंस कैसे करते हैं हम, क्या है मैनेजमेंट प्रैक्टिस? तो आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है कन्वर्जेशन ऑफ टीलेज है। कंजर्वेशन टीलेज, टीलेज क्या होता है? जुताई, खेत को जोतना जो है उससे। तो फंक्शन और एक्सप्लेनेशन क्या है? नो टील, मिनिमम टील स्टोर्स SOC कीप फिजिकल स्टेबिलिटी इंटैक्ट। ठीक है। ऐसे जगह को हमें टिल नहीं करना है जो पहले से हमारा क्या हो, जिसमें ये ज्यादा प्रेजेंट हो। सॉइल जो है, सॉइल में हमारा कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस हो तो उसको बार बार अगर हम टिल करेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा, वो नीचे चला जाएगा और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। क्रॉप रिड्यूस जो है, रेसिड्यू मैनेजमेंट करना है। जो आप रेसिड्यू वगैरह ऐड करते हैं, कार्बन को मेंटेन करना है, मतलब एक नियमित तौर पे इसे हमें मिलाना है। ठीक है। कवर क्रॉप्स में आपको रूट्स, बायोमास, रिड्यूस इरोशन जो है, न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने के लिए सही मात्रा में जो है आपको ऐड करना है। बायोमास आप जो फर्टिलाइजर वगैरह बनाते हैं, जो आप किचन वेस्टेज से बनाते हैं, जो उसे कहते हैं। ठीक है। मैन्योर और कंपोस्ट की बात कर लेते हैं तो आपको डायरेक्टली जो है सॉइल कार्बन को इंक्रीज करता है, जो है स्टेबिलिटी जो है वो एग्रीगेट स्टेबिलिटी वो सही कर देता है वापस से, क्योंकि मैन्योर और कंपोस्ट ही सही होता है एक तरीके से क्या करना, हमारा सॉइल का हेल्थ को सही करने में। क्रॉप सिलेक्शन जो है हमारा बहुत जरूरी है। पेरेनियल जो है रूट मास लीटर जो होता है, हाई रेसिड्यू एनिमल रिड्यूस नेट सी लॉस। सी मतलब कार्बन लॉस। ठीक है। सी हम डिनोट कर रहे हैं किससे? कार्बन से। ठीक है। तो क्रॉप सिलेक्शन बहुत जरूरी है। पेरेनियल क्रॉप जो होता है, पेरेनियल, मैनुअल और एनुअल क्या क्या क्रॉप होता है? मैनुअल मतलब कि 2 बार जो होता है, और एनुअल जो होता है 1 बार होता है, ईयर में 1 बार मतलब सीजन। ठीक है। पेरेनियल जो 3 साल से मतलब जो 1 से 2 से ज्यादा जो समय तक होता है क्रॉपिंग, उसको हम कहते हैं पेरेनियल क्रॉप्स। ठीक है। अब हम जान लेते हैं SOC वर्सेस SOM। अब SOC तो हमने समझ लिया है कि SOC क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है। ठीक है। दूसरा का क्या है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है। तो इन दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं कि क्या है इसके बारे में डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि सॉइल जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो सिर्फ कंपोनेंट, कार्बन कंपोनेंट सिर्फ प्रेफर करता है। वही सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो मेजर करने में थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्टी होता है। ठीक है। जल्दी हम मेजर नहीं कर पाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि मैक्सिमम चीज तो आपका ऑर्गेनिक मैटर ही आपको मिलता है ना मिट्टी में देखने को। और ज्यादातर चीजें क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो सब कुछ उसमें मिल जाता है। तो ये कार्बन वाला चीज बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है।
और इसको डायरेक्टली क्या करता है, मेजर करने में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 58% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्ट करता है किस चीज में, कार्बन में। ऑर्गेनिक मैटर परसेंट इक्वल टू टोटल ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट इंटू 1.72, ये कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। कन्वर्जन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है, फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिए। अब हम जान लेते हैं सीएन रेशियो, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। सीएन रेशियो बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। सीएन रेशियो हमेशा पूछा जाता है कि क्या कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है क्रॉप को उगाने के लिए। तो रेशियो बिटवीन नाइट्रोजन इन माइक्रोब्स रेसिड्यू और कार्बन कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, सीएन रेशियो कहते हैं। फ्रेश रेसिड्यू ऐड करने के लिए आपको रिच इन सी यानी कि कार्बन होता है, पुअर इन नाइट्रोजन होता है, और जो वाइड रेशियो होता है 40:1 होता है। ठीक है, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है पेरेंशियल फूड के लिए। टेम्पोररी ब्लॉक्स जैसे कि माइक्रोब्स जो होता है सॉइल में नाइट्रोजन बॉडी जो है वो बिल्ड करता है, रिलीज करता है CO2। ठीक है, डिकम्पोज होता है ह्यूमस, नैरो रेशियो होता है 10:1 हो जाता है इसका, इन रिलीज करता है यानी कि नाइट्रोजन रिलीज करता है, और रेशियो जो है रीच हो जाता है 20:1 रेशियो हो जाता है। तो अब हमें रेंज जो है वो हमें समझना है। कल्टिवेटेड सॉइल के लिए 8:1 से 15:1 तक होना चाहिए। एवरेज जो है हमारा 10:1 टू 12:1 है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना है। सीएन रेशियो जो है वो आप हर अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग सीएन रेशियो होता है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा। तो पहला केस में हमने फार्मर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है कि कैसे फार्मर के अगर ओवरव्यू से देखा जाए, ठीक है, एक फार्मर के ओवरव्यू से तो हमने क्या पढ़ लिया है, और हमारे ओवरव्यू से देखा है एज ए स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से तो उसके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्या बेनिफिट रहेगा ये भी हमें देख लेना है। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे। सॉइल देख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सॉइल सैंपल डेप्थ फॉर एग्रोनोमी क्रॉप्स, ठीक है, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, 15 सेंटीमीटर होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, या 25 सेंटीमीटर होगा। तो आपका हो जाता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है पीएच मीटर डिस्कवर्ड बाय, पीएच मीटर जो है किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो ये याद रखिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये है बेकमैन। ठीक है, ये बेकमैन के द्वारा, आर्नोल्ड और बेकमैन इसका फुल नाम है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं इसका, आर्नोल्ड जो है नाम है इसका, ARNOD। ठीक है, आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड, ध्यान रखिए, आर्नोल्ड बेकमैन जो है इसका नाम है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा सीएन रेशियो ऑफ इंडियन सॉइल क्या होता है। थर्ड नंबर पहले हम देख लेते हैं। तो इसका सीएन रेशियो आपको बताया था कि 10:1 जो होता है वो आइडियल होता है, 10:1 इंडियन सॉइल के लिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है सॉइल सैंपल ड्राई टेम्परेचर क्या होता है। तो आपको पता होगा कि 20 से 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो हमने ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ही नहीं रखा है। फिल इन द ब्लैंक्स हम देख लेते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉइल पीएच कम फ्रॉम फ्रेंच टर्म, मीनिंग। तो मीनिंग इसका क्या है, पहला जो मीनिंग है हमारा इसका होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो पीएच होता है। ठीक है, अबाउट डैश परसेंट ऑफ मास ऑफ ओ एम एग्जिस्ट एज कार्बन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा है। तो इसमें आपका होगा अबाउट 58% ऑफ मास ऑफ ओएम एग्जिस्ट एज कार्बन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 58% कार्बन जो होता है वो मास ओएम में हमारा प्रेजेंट होता है। ओएम मतलब ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डीप रूटेड, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डीप रूटेड क्रॉप कलेक्टेड अप टू डैश सेंटीमीटर डेप्थ, ये आपको बहुत बार मैंने बताया है कि कितना होना चाहिए। तो डीप रूटेड के लिए हमारा 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर जो है हमारा आइडियल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव जो है हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सैंपल, तो
प्रोसेस क्या है सॉइल सैंपल को प्रिपरेशन करने के लिए। तो सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉइल को कलेक्ट करना है अलग अलग जगह से, यानी कि आपको मैंने बताया था जिग जैग वे से आपको क्या करना है, सॉइल को कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टोन को रिमूव करना है, रूट लीव्स और अनवांटेड मटेरियल्स को क्या करना है, आपको रिमूव कर देना है, मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से सॉइल सैंपल्स को, कंपोजिट सैंपल्स को मिक्स कर लेने के बाद हमें क्या करना है, उससे कंपोजिट सैंपल क्या है, ड्राई सॉइल को सीडी एरिया में रख देना है, डायरेक्टली सनलाइट उस पर नहीं पड़ना चाहिए, सॉइल को अच्छे तरीके से क्या कर देना है, क्रश कर देना है, क्रश कर देना है, क्रश करने के बाद क्या करना है, क्रश करने के बाद हमें क्या करना है, छान देना है, ठीक है, छन्नी से शिप कर देना है, 2 mm शिप करना है, आपको स्टोर कर देना है प्रिपेयर सैंपल को क्लीन लेवल्ड बैग में। ठीक है, जो बैग होता है उसमें अच्छे तरीके से, उसके बाद उसको क्या करना है, टैग कर देना है, नाम वगैरह लिख देना है किसका है, फार्मर वगैरह का। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, अब हम सेकेंड समझ लेते हैं कि अगर आपको किसी ने कह दिया, मान लो किसी ने कह दिया कि सॉइल का जो पीएच होता है, मतलब पीएच ही एक्सप्लेन पीएच, तो पीएच का क्या आप मतलब आंसर लिखोगे, तो पीएच इज द मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल, इट इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H प्लस इन सॉइल सॉल्यूशन। तो इसका सिंपल सा ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए और आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, एग्जाम्पल में जब क्वेश्चन होता है पीएच लिख दोगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इंडिकेट कर दोगे 7 < इज क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक सॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या लिख दोगे, पीएच इक्वल टू 7, इसका मतलब हो जाएगा न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पीएच मोर देन 7 क्या हो जाएगा, अल्कलीन या बेसिक कह सकते हो। तो ये आपको तीन चीजें ध्यान रखना है कि 7 से नीचे का हो जाता है एसिडिक, 7 से ऊपर का हो जाता है अल्कलीन यानी कि बेसिक। ठीक है, और 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये इसका आंसर हुआ। थर्ड नंबर जो है क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल के बारे में पूछ रहा है, कार्बन साइकिल क्या होता है। तो कार्बन साइकिल में लिख सकते हैं द कार्बन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ कार्बन बिटवीन एटमोस्फेयर, प्लांट्स एंड एनिमल और सॉइल। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये छोटा सा कार्बन साइकिल का जो है वो डेफिनेशन हुआ। प्रोसेस क्या है, तो प्लांट अब्सॉर्ब CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कार्बन एंटर एनिमल थ्रू फूड, plants and animal release CO2 by respiration, dead organism decompose and carbon returns to soil, some carbons again return to atmosphere as क्या होगा, CO2। तो ये कार्बन साइकिल के बारे में आप अच्छे तरीके से, कार्बन क्या होता है आपको अगर पता है अच्छे तरीके से, तो ये इसका जवाब है। जवाब जो है आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग भी। ठीक है, कार्बन टू नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर सॉइल। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसका सीएन रेशियो क्या, व्हाट इज सीएन रेशियो। सीएन रेशियो क्या है, तो सीएन रेशियो इज द रेशियो ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर और सॉइल। एग्जांपल की तरफ पे लिख सकते हैं कि इफ कार्बन 10 पार्ट्स, ठीक है, इफ कार्बन 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स एंड नाइट्रोजन 1 पार्ट, ठीक है, 10 पार्ट एंड नाइट्रोजन 1 पार्ट इक्वल टू C/N रेशियो। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 10:1। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन था, 10:1 होता है सीएन रेशियो जो। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल, ये आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों ये जो वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का लाइक करें, अपने दोस्तों का भी शेयर करें। अगर आपको लेक्चर अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो ये धीरे धीरे आसान होगा। ये बेसिक्स था और ये इंपॉर्टेंट भी था इस चीज को समझने के लिए कि हमें क्या चीजें जो है वो जाननी होगी, और आगे आने वाले जो लेक्चर में है वो अलग अलग तरीके से हम इसको क्या करेंगे, समझने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कॉमेंट करके जरूर पूछे। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।